Hello and welcome back to my channel Crack Course with Zareen. Here we will study about political science. I'm following the Lakshmikant book syllabus. If you are following any others writer book, guys, you can. हम लोग एक कॉमन टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का. लास्ट क्लास में मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो वीडियो देख लीजिए. अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपडेटेड वीडियोस. लेट्स स्टार्ट. आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस? दोस्तों हमारे माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा आती है, वो ये है कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों एक ही होंगे, क्योंकि हम लोग इसको सिनोनिमसली यूज करते हैं ये दोनों ही टर्म को. बट एक्चुअली में इन दोनों टर्म का मीनिंग बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है. आज हम लोग देखते हैं पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस का क्या मीनिंग है. सबसे पहले जो हम देखेंगे दोस्तों वो है पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स का क्या मीनिंग है मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के जरिए बताने की कोशिश की है. सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है प्रोसेस ऑफ कोऑपरेशन. इसका एक एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए गवर्नमेंट हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस पॉलिसी के साथ हम कोऑपरेट करते हैं. इसी तरीके से ये जो पॉलिटिक्स है ये नाम है कोऑपरेशन का. नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कॉन्फ्लिक्ट. यूजुअली हम सोचते हैं कि पॉलिटिक्स सिर्फ स्टेट में और सरकार में, राजनीति में ही हैपन होती है, बट ये सच नहीं है. पॉलिटिक्स इनफैक्ट हर घर में हैपन होती है, हर इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में, हर जगह पॉलिटिक्स हैपन होती है. और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, कॉन्फ्लिक्ट. तो दोस्तों जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वहां पर ही पॉलिटिक्स हैपन होगी. और तीसरे नंबर पे आते हैं जो है कंपटीशन. कंपटीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है पॉलिटिक्स का. हर जगह हम कंपटीशन देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल स्टेट में हमें कंपटीशन देखने को मिलता है. कोई कंट्री कभी डेवलप्ड आगे हो जाती है, कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड रह जाती है, तो एक कंपटीशन का माहौल हमेशा ही बना रहता है पॉलिटिक्स में. अब हम चलते हैं पॉलिटिकल साइंस की तरफ कि पॉलिटिकल साइंस क्या है. दोस्तों अगर मैं सीधी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक चीज देख लीजिए. यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटी होती है पॉलिटिक्स में, जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको जब हम एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो वो पॉलिटिकल साइंस कहलाती है. क्या कहने का मतलब था? पॉलिटिक्स में चाहे जितनी भी एक्टिविटीज हो, जब हम उन एक्टिविटीज को एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं तो वो पॉलिटिकल साइंस कहलाता है. इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने दो टर्म्स को भी अलग किया है. यहाँ पर ही देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल एंड साइंस. कि पॉलिटिकल का क्या मीनिंग है और साइंस किस तरीके से यहाँ पर आया. तो पॉलिटिकल का जो मीनिंग है दोस्तों, अगर हम पॉलिटिक्स का कोई भी सब्जेक्ट मैटर को लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम पॉलिटिक्स का किसी भी एक एक्टिविटी को पढ़ते हैं, उस एक्टिविटी को जब हम पढ़ते हैं एक सिस्टमेटिक वे में. ये सिस्टमेटिक वे क्यों आया है? इसलिए हम साइंस वर्ड को यहाँ पर डिनोट करते हैं, क्योंकि साइंस हम लोग जानते हैं साइंस एक सिस्टमेटिक वे में काम करता है, इसलिए हमने इसको पॉलिटिकल साइंस का नाम दिया है. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. डेफिनेशन वैसे पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे हैं. यहाँ पे हम दो मेन डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस देखेंगे. एक मैंने क्लासिकल डेफिनेशन लिया है और एक मॉडर्न डेफिनेशन लिया है. क्लासिकल डेफिनेशन जो मैंने लिया है वो है गार्नर का. गार्नर क्या कहते हैं अपने डेफिनेशन में? पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो पुराने स्कॉलर्स हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के, वो स्टेट के ऊपर बहुत फोकस करते थे, ठीक है. पॉलिटिकल साइंस मेनली स्टेट पे स्टडी करेगा, ऐसा उनका मानना था. गार्नर भी सेम वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत और एंड स्टेट पे ही होता है. चलिए मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या बोलते हैं ये देखते हैं. मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट है डेविड ईस्टन. डेविड ईस्टन ने जो हमें डेफिनेशन बताई है वो क्या है? पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद द अथॉरिटेटिव एलोकेशंस ऑफ वैल्यूज. हम लोग इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं. इनके डेफिनेशन को ये बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो किस चीज के ऊपर कंसर्न करता है? वो एक्चुअली में हमारे वैल्यूज के ऊपर कंसर्न करता है, ठीक है. हमारी डिसीजन मेकिंग पावर्स के ऊपर कंसर्न करता है. पॉलिटिकल साइंस किस चीज पे कंसर्न करता है? हमारे डिसीजन मेकिंग पावर्स के ऊपर कंसर्न करता है. याद रखना आप लोग ये चीज, ठीक है.
अब हम एक चीज और बताते हैं यहाँ पर, ही मान लो कि पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा पावर किसके पास होगा? ऑब्वियसली जिसके पास डिसीजन मेकिंग का पावर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी सरकार में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास डिसीजन मेकिंग का पावर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि ये हर किसी के माइंड में उठता है। बेसिकली जब हम लोग आर्ट्स में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने आर्ट्स स्ट्रीम लिया है तो साइंस सब्जेक्ट कैसे करके आ गया हमारे मन में। ठीक है, तो ये चीज हमारे मन में हमेशा चलती है। इस सवाल का जवाब यहाँ पे हमें मिलेगा। सवाल क्या है हमारा? वाई वी कॉल पॉलिटिकल साइंस अ साइंस, के आखिर हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों बुलाते हैं? इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें द वर्ड साइंस की मीनिंग को समझना होगा। साइंस का मीनिंग क्या है दोस्तों? साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? देखिए मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है वी स्टडी अबाउट नेचर। नॉर्मली जो साइंस हम लोग पढ़ते हैं, नेचुरल साइंस, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? नेचर के बारे में पढ़ते हैं, हवा, रोशनी, नेचर हमारा किस तरीके से काम करता है, हाउ इट वर्क, वो पढ़ते हैं। ठीक है, और बाकी हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंस में हम लोग। दूसरा, साइंस में एक और चीज हमें क्या चीज मिलती है? वहां पर रीजनिंग मिलती है, इन्फ्लुएंस मिलता है। ठीक है, रीजनिंग एंड इन्फ्लुएंस के बीच में एक बहुत ही खास रिश्ता होता है जो हमें साइंस में पढ़ने को और देखने को मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है हमारे मन में, क्या ये सारी चीजें पॉलिटिकल साइंस में है या नहीं? अगर ये सारी चीजें पॉलिटिकल साइंस में नहीं होगी तो इसे साइंस बुलाना ठीक नहीं होगा। तो पॉलिटिकल साइंस साइंस है या नहीं, ये एक डिस्कशन रहा है पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बीच में। कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जिन्होंने इसे साइंस करार देने से इनकार कर दिया। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है अगेंस्ट। इसका मतलब ये है कि कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऐसे हैं जो नहीं मानते पॉलिटिकल साइंस को साइंस बुलाना चाहिए। और जहां पे मैंने फॉर लिखा है, इसका मतलब ये है कि कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऐसे हैं जो मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस साइंस है। सबसे पहले हम अगेंस्ट वालों की तरफ चलते हैं कि ये क्यों नहीं मानते पॉलिटिकल साइंस को साइंस। इनका जो कहना है वो ये है, मैंने पॉइंट्स में लिखा है। देखिए एक एक पॉइंट्स करके पढ़ के समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है, देयर इज नो यूज ऑफ लेबोरेटरी। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि साइंस में किसी भी स्कूल में आप लोगों की क्लास में लेबोरेटरी जरूर होगी, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के लिए कोई भी लेबोरेटरी का यूज नहीं होता है। तो अगेंस्ट में जो स्कॉलर्स है लाइक मेटलैंड, बर्क वगैरह, वो ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में कोई लेबोरेटरी नहीं है, तो ये साइंस कैसे करके हुआ। दूसरे नंबर पे आते हैं, देयर इज नो एक्सपेरिमेंट। ये भी हम लोग जानते हैं कि साइंस में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट पॉलिटिकल साइंस में तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं की जाती, तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों बुलाए। इनकी दूसरी बातें देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस इज नॉट नेचुरल। ये बात हम लोग जानते हैं, हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं या बायोलॉजी पढ़ते हैं, कोई भी साइंस पढ़ते हैं तो वो नेचुरल साइंस होता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस को हम लोग नेचुरल साइंस नहीं बोलते हैं। तो ये साइंस कैसे करके हुआ? ठीक है, इनका ये कहना है। और लास्ट ये बोलते हैं कि यहाँ पर तो कोई इंस्ट्रूमेंट ही यूज नहीं किया जाता है। जिस तरीके से आप लोग लेबोरेटरी में जाते होंगे, स्कूल के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलते होंगे जिन्हें आप यूज करते होंगे, बट पॉलिटिकल साइंस के क्लास में आपको कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलता है। तब भी ये सवाल उठाते हैं कि शायद इसे साइंस नहीं बुलाना चाहिए। बट ऑब्वियसली कि दूसरे भी कुछ स्कॉलर है जिनका ये बिल्कुल मानना नहीं है। मैं पहले इसको क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है, कि इन इन बातों का जवाब क्या होगा। फॉर फॉर में इन बातों का जवाब क्या होगा, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर एक एक करके। सबसे पहला जो इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर लेबोरेटरी नहीं होती, तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस के लिए जो लेबोरेटरी का शब्द है, जो लेबोरेटरी का मीनिंग है, एक्चुअली में वो पूरा वर्ल्ड है दोस्तों। हमारे लिए पूरा वर्ल्ड ही लेबोरेटरी का काम करता है। या तो आप बोलो इंसान का माइंड जो है वो लेबोरेटरी का काम करता है। कैसे करके, दूसरी बात से आपको समझ में आएगा। ये बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट कहाँ होती है, एक्सपेरिमेंट की कोई जगह नहीं। तो हमारे माइंड में ही पॉलिटिकल साइंस की सारी एक्सपेरिमेंट होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस आपस में पावर्स के लिए झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो पावर्स के लिए इलेक्शन में लड़ाई करते हैं तो वो क्या बनाते हैं अपने माइंड्स में? वो प्लान बनाते हैं, ठीक है। ये जो प्लान बनाते हैं वो अपने माइंड में, वो एक्चुअली में उस इलेक्शन में एक्सपेरिमेंट करते हैं।
बाद में उनको पता चलता है कि अच्छा मेरा प्लान काम आ गया, या तो फिर समटाइम ऐसा भी होता है कि प्लान ने काम नहीं किया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो उन्होंने अपने माइंड में किया था। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक नेचुरल साइंस तो नहीं है। इस बात को मैं भी मानती हूँ, बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी मानते हैं कि ये एक नेचुरल साइंस नहीं है। लेकिन नेचुरल साइंस की एक खासियत है दोस्तों, नेचुरल साइंस में मैंने अभी पहले भी बताया था जब आपको व्हाट इज साइंस बता रही थी, कि नेचुरल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेचर किस तरीके से काम करता है, नेचर के एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम नेचर के एक्टिविटीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम ह्यूमन को कैसे भूल सकते हैं, जो नेचर की सबसे बड़ी क्रिएटिविटी है। और यहाँ पर ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस में। तो नेचर की जो सबसे बड़ी क्रिएटिविटी है ह्यूमन, उसको तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक साइंस हुआ। नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग, देयर इज नो यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इनका कहने का मतलब है। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, वो हमारे थॉट्स है दोस्तों। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे थॉट्स है, वो हमारे प्लान्स है। और ह्यूमन बीइंग भी इंस्ट्रूमेंट की तरह समटाइम काम करते हैं। इसको मैंने क्लैरिफाई कर दिया। कुछ पॉइंट्स यहाँ मैंने फॉर में लिख के रखे हैं, जैसे एरिस्टोटल, लॉर्ड ब्राइस, थॉमस हॉब्स वगैरह। ये वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को साइंस का दर्जा दिया है। एरिस्टोटल तो यहाँ तक कहते हैं दोस्तों कि पॉलिटिकल साइंस एक मास्टर है ऑफ ऑल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस इज मास्टर ऑफ ऑल साइंस। ठीक है, और याद रखे वो एरिस्टोटल ही थे जिन्होंने 150 स्टेट्स का मुशाहिदा किया था, ऑब्जर्वेशन किया था दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट में यहाँ पर मैंने कुछ सब पॉइंट लिख के रखे हैं। ये बिहेवियरल रेवोल्यूशन वाली बात है। बिहेवियरल रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आई थी जिसे हम बिहेवियरल रेवोल्यूशन कहते हैं। जब हम आगे सिलेबस बढ़ाएंगे तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगी। फिलहाल बिहेवियरल रेवोल्यूशन से पॉलिटिकल साइंस को साइंस कहलाने में कैसे मदद मिली वो देखते हैं। जब बिहेवियरल रेवोल्यूशन आया तो उन्होंने कुछ चीजें ऐड की पॉलिटिकल साइंस में, और वो क्या थी, रैशनैलिटी। और साइंस के स्टूडेंट बेहतर जानते होंगे कि साइंस में बिना कोई रीजन का हम कोई चीज समझते या मानते नहीं है, तो रैशनैलिटी पॉलिटिकल साइंस में ही आता है। दूसरा आता है स्टैटिस्टिक। अब स्टैटिस्टिक कैसे करके पॉलिटिकल साइंस का पार्ट होगा, सोचते हैं। तो हम ये गौर करेंगे, सपोज कर लीजिए एक इलेक्शन होती है 2011 में। ठीक है, जिस 2011 में जो इलेक्शन होगी उसमें मीडिया वालों ने या बहुत सारे सेंसर बोर्ड होते हैं, उन्होंने क्या रिकॉर्ड करके रखा कि 2011 में वुमेन का जो परसेंटेज था वोट करने का, वो मान लेते हैं 12% था। ठीक है, जस्ट मैं सपोज करने के लिए ले रही हूँ उसको। ठीक है, 12% था वुमेन का वोट करने के बाद का परसेंटेज। नेक्स्ट जब इलेक्शन 2016 में हुआ तो देखा गया कि वुमेन का वोट करने का परसेंटेज 14 हो गया। मेरा कहने का क्या मतलब था, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स समझा रही थी। मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने रिकॉर्ड करके रखा डेटा को। ठीक है, साइंस में भी हम ऐसा ही करते हैं, हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं वेरिफिकेशन। पॉलिटिकल साइंस में भी हमेशा हम न्यूज को वेरीफाई करते हैं, ट्रूथ को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा आता है मेजर्स। तो मेजर्स में क्या आएगा दोस्तों, पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स उठाती है हमारे डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारे पॉलिसीज बनाती है, बहुत सारे एफर्ट लगाती है, तो ये मेजर्स में आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और लाइक एंड शेयर जरूर करें।